सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है और आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका कौन सी गेम डाल रहा है, कौन से खतरनाक खेल खेलने के लिए वो तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे जो आर्मी चीफ है, एक दिन उनका बयान आया था कि जिसे ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए, और फिर खुद ही उन्हें ईरान जाना पड़ा। इसी तरह के बयानात ट्रम्प जो है वो भी देता रहता है। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला, अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है। सर, एक बात सामने आई है कि एक तरफ तो अमन की बात की जा रही है और दूसरी तरफ वहां पे फौज इकट्ठी की जा रही है ईरान पे हमला करने के लिए। एक तरफ ईरान की तारीफ की जा रही है और दूसरी तरफ कोई ऐसा काम डालने की कोशिश की जा रही है जिससे और तबाही जो है ईरान की हो। क्या कहते हैं इसके बारे सही बात है मुबारक साहब। आप देखें कि रशिया ने वार्निंग दी थी ईरान को 2-4 दिन पहले के एहतियात करना। अमेरिका जो है उसने ये जो 10-15 दिन या 2 हफ्ते का जो डिले करवाया है या एक किस्म की आप कहें कि फायरबंदी करवाई है, इसके अंदर वो अपनी फौजें तैयार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। और उसने बोला कि कम से कम 40,000-50,000 फौज है, यानी ग्राउंड फोर्सेस, और 500 जहाज वो तैयार कर रहे हैं। तो ईरान को पहले ही पता है मुबारक साहब। ईरान ने जो ईरान का वो एक जवान सा ऑफिसर है जो बयान देता है, वो उसने बोला कि हम पहले से तैयार बैठे हुए हैं, हमें पता है कि ये अमेरिका हमारे साथ गेम कर रहा है और हम भी किसी से कम नहीं। ये वेनेजुएला नहीं है कि रात को जाएगा सुबह उठा के सब कुछ वहां ले जाएगा। ये ईरान है और ईरान के साथ टक्कर जो है इसको पहले बहुत महंगी पड़ी है और अभी फिर टक्कर लगाएगा। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट मिसाइल हैं, जो सबसे आप कहें कि खतरनाक मिसाइल या जो तबाही वाले मिसाइल हैं, वो अभी हमारे लॉन्चर्स के ऊपर लगे हुए हैं। इससे पहले हमने कोई मिसाइल नहीं चलाया। और ये आपको याद है कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था 2-4 दिन पहले कि ईरान ने कोई भी खतरनाक किस्म का मिसाइल अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब ये था उनका कि जो रशिया ने इनको मिसाइल दिए हैं, जो सैटर्न किया जैसे नाम था उसका, और इसके बाद जो चाइनीज ने मिसाइल दिए हैं और जो नॉर्थ कोरिया कहते हैं कि बहुत खतरनाक मिसाइल इनको दे रहा है, वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, वो रखे हुए हैं और चढ़ा के रखे हुए हैं ऊपर जो लॉन्चर्स होते हैं। तो ये सारी बातें मुबारक साहब हो रही है। और आप ये भी हैरान होंगे कि ये अमेरिका ने हमने घेर लिया समुद्र में, कोई निकल नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा सकता। रात को लाइव टीवी के ऊपर एक ईरानी जो वहां पे नेवी है जिसको कहते हैं हमने खत्म कर दिया है, ईरानी नेवी को खत्म वो कर दिया। एयरफोर्स उनकी थी नहीं, अगर थी तो वो कहीं छुपी हुई है। लेकिन मिसाइल सिस्टम, इनकी नेवी, इनका ग्राउंड फोर्सेस बिल्कुल एक्टिव है उसी तरह जिस तरह पहले थी और उनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो वो मैसेज उसको दे रहा था दोनों अमेरिकन जहाजों को जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर खड़े समुद्र में कि तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है। ऑर्डर दे रहा था मुबारक साहब, हैरान होंगे आप, उनको ऑर्डर दे रहा था आधे घंटे का टाइम है, मूव टू इंडियन ओशन, वरना फिर तुम्हारे ऊपर मिसाइलों से हमला होने वाला है। और ये बहुत सारे जनरल ने कंफर्म किया कि उन्होंने 16 खतरनाक किस्म के मिसाइल लगा के रखे हुए थे। अगर ये ना हटे तो वो जो जहाज से अमेरिका जो कहते हैं हमारा लेटेस्ट, वो क्या कहते हैं जो जहाज होते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने नोट की कि अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ ये ऐलान किए जा रहे और लोगों को या यूरोपीय ममालिक को वो फिल्म का सीन दिखाया जा रहा है कि अमन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खतरनाक गेम पीछे। अच्छा, एक चीज सामने आई है, इटली की वजीर आजम बड़ी नाराज है अमेरिका के साथ और उसने बड़े सख्त बयान दिए हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इटली के खिलाफ बड़े कभी कहता मैं इसको खत्म कर दूंगा, कभी कोई तबाह कर दूंगा। ये जवान ज़ाहिर खून है और वो बर्दाश्त नहीं करते कि जो दुनिया में तबाही मचाई जा रही है। उसने साफ कहा कि 9 मुल्कों के पास एटम बम है और सिर्फ अमेरिका ने एटम बम चलाए हैं, दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहा है अमेरिका। तो ये बताइए, आज इटली है, जर्मनी है, दूसरे ममालिक है, वो अमेरिका की हुक्मरानी मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है, ये आपकी सही बात है, कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार हुआ। अक्सर चूंकि ये ट्रम्प जो है इसने
आते ही आपको देखें इसने कैसे शुरू किया था, किस तरह कैसे शुरू किया था। ये ग्रीन लैंड पे कब्जा कर लूंगा, इस पे वेनेजुएला पे कब्जा कर लूंगा, उस क्यूबा के कब्जा कर लूंगा, मेक्सिको हमारे साथ शामिल हो जाएगा, कनाडा जो दुनिया का इतना बड़ा 2 नंबर पे यानी रकबे के लिहाज से मुल्क है रशिया के बाद, उसको कब्जा कर लूंगा या हमारे साथ शामिल हो जाए। ये सब चीजें इसने की ना। तो इसके बाद टैरिफ लगाने शुरू हो गया दुनिया के हर मुल्क के ऊपर, टैरिफ धड़ाधड़। तो यूरोप के ऊपर लगाया, जो इसके पुराने आजादी थे उनको भी दबाया इसने बहुत। और यूरोप की तजारत इसने टोटल बंद की हुई है। आपको पता है जितनी गाड़ियां, तो ये सब कुछ यूरोप में बन रहा था, वो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके बहुत ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं जो लोग वहां खरीद नहीं रहे हैं। इसीलिए सारे लोग चाइना की तरफ भागे हैं। ये चाइना बड़ा मुल्क है, चाइना की बहुत एक्सपोर्ट्स है दुनिया में, तो हम चाइना को देंगे सारा सामान, वो हमें पैसे देगा। ये सब कुछ हो रहा है। अभी देखिए ये अक्सर इसके बयानात की वजह से ये सब कुछ, ये जंग मंग का चक्कर शुरू हुआ है। अभी आज उसी वो जो कमीला है एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उसने बयान दिया कि इस बंदे ने पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया और परेशान किया, और अमेरिका के लोग आज परेशान है। वहां पे तेल डीजल पेट्रोल हर चीज महंगी हुई है, और ये सिर्फ इसराइल उसके चक्कर में आ गया, और अपनी फौज, अपने मुल्क, अपनी सिक्योरिटी सब इसने दांव पे लगाई हुई है। ईरानी कहते हैं मुबारक साहब कि इसने पहले 2-3 बयान दिए थे ट्रंप ने कि ईरानियों का सारा जो एटमी मवाद है हम अमेरिका लेके आएंगे, उनसे हमारी बातचीत हो गई है। ये दो जो चापलूसी हैं, जो चापलूसी बड़ी होशियार ओवर क्लेवर बन रहे थे, इनका तो जीरो हो गया। इनकी सारी वो जहाज पाकिस्तान के ले लेके घूम के बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हो गया, इनकी किसी ने सुनी नहीं है। ईरान जैसी कौम जो खुददार कौम है मुबारक साहब, वो इनकी चापलूसी की बात है, वो उनकी मुस्कुराहट देखें। मैं उनकी मुस्कुराहट देखता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर किस तरह इनकी चालाकी ऊपर मुस्कुराहट ऐसे करता है, यानी कि तुम हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो। तो ये जो भी आज तक कभी तक हो रहा है, ईरानियों ने उनके ऊपर जैसे चपेट मारते हैं, चपेट मार दी है। उन्होंने कहा नो, ईरान हर बात वो मनवाएगा जो यानी मुआहदा जब होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये जंग होगी, वो कहते हैं हम तैयार बैठे हैं। ईरान कहता है कभी भी एटमी जो हमारी असासे हैं, या एटमी जो हमारी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, 1% भी हम एग्री नहीं होंगे। वो हमारी कौमी एक किस्म की सलामती का असासा है। नंबर 2, कोई भी मिसाइल सिस्टम के ऊपर हम मुआहदा नहीं करेंगे। नंबर 3, उसने बोला है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये हमारा है। वो बार बार दोहरा रहे हैं ये हमारा है, हम इसके ऊपर बाकायदा फीस लगाएंगे जिस तरह स्वेज में लगाते हैं, और हम पैसे लेंगे। जो भी जहाज आएगा किसी मुल्क का भी होगा हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका अगर बदमाशी करेगा कि चारों तरफ घेरा डालो, ये हुआ, दूसरे का फिर जो हम करेंगे वो भी दुनिया देख लेगी, दुनिया कुछ नई चीजें भी देखेगी। ये भी उनका बयान है। मतलब ये है कि लोग खबरें दे रहे हैं कि ईरान ने ऑलरेडी जो है इसके पास कहें कि ये 400 किलो कहते हैं, लोग कहते हैं 1000 किलो का इनका वो उन्होंने निचोड़ निकाला हुआ है। उसके कई इन्होंने एटम बम बना के रखे हुए हैं, और बल्कि एक अखबार ने दिया कि इनके पास हाइड्रोजन बम भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये इतने खतरनाक सिचुएशन पैदा होने वाली है कि ईरान को आज तक कोई समझ नहीं सका। ये सबसे बड़ी बात जो है मुबारक साहब की, ईरान को ये कमजोर मुल्क समझते रहे। ये मुल्क का मुल्क है, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, हम बड़े, हमारे पास एटम बम है, हम मिसाइल ये हो फलां, और सिर्फ अखवानी टेररिस्ट को काबू नहीं कर पाए तो लोगों की मदद, उसने बोला घर में झगड़े और हमसायों की मदद के हम तुम्हारा राजीनामा करवाएंगे। ये पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान के दोनों बंदों का मुंह काला हुआ है, मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली अभी। अच्छा सर ये बताइए, जिसमें एक और आप देख लें कि जो यूरोपियन है वो भी अमेरिका से दूर हो गए, मगर एक खबर बड़ी खतरनाक शामिल करनी पड़ेगी आज के प्रोग्राम में। रशिया ने ये बकायदा तौर पर 12 दफा बताया था यूरोप को कि जहां भी ड्रोन तैयार हो रहे हैं हम वहां निशाना बनाएंगे, और उसमें कई ममालिक यूरोप के आते हैं। सर ये रशिया के साथ मामला बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान सबका ईरान की तरफ चला गया। मगर यहाँ रशिया के सदर ने कहा कि यूरोपियन ममालिक जो यूक्रेन में ड्रोन वगैरह या जो भी मदद कर रहे हैं वो हमारे निशाने पे है। कोई ऐसा टाइम ना आ जाए कि ईरान की तरफ से हाथ कहीं इधर को ना शुरू हो जाए, नया काम शुरू हो जाए। ये बिल्कुल मुबारक साहब आपने सही बातें की हैं कि ये जो ईरान वाला, ये उसमें से निकल के आ गया, यूक्रेन से निकल के ईरान आ गया। ईरान इसराइल ने शुरू करवाया, और इसराइल ने जो अभी अमेरिका का मीडिया या बाकी लोग कह रहे हैं उसने नेतन्याहू ने ये बोला था इसको सिर्फ 2 दिन में हम इतनी बमबारी करेंगे कि
इनकी क़यादत मार देंगे और लोग सारे सड़कों पे आ जाएंगे कि हुकूमत चेंज करो, बस हमारा मकसद हो जाएगा, हमारी वहाँ पे लोग चले जाएंगे, हम जनाब वहाँ बैठेंगे, ईरान की हुकूमत है, वो शहनशाह का टुकड़ा आप देखें, उसकी शक्ल देखें और वो देखें, ईरान कब्जा करने आ रहा था, यानी उसके बाप को जूते मार निकाल दिया, वो वहाँ आ रहा था। तो ये सारी एक छोटी सी एक चीज है जिसके ऊपर ट्रंप आ गया, अमेरिका का सदर उसके आ गया, ट्रैप में आ गया। तो यही लोग अमेरिकन पीट रहे हैं कि ये छोटे से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ट्रैप में आ गया। नंबर 2, पाकिस्तान जो दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, उसको ट्रंप ने चुना कि तुम हमारी मदद करो। ये शर्मनाक है, ये भी उन्होंने बोला हमारे लिए, अमेरिका जैसे मुल्क के लिए शर्मनाक है। ये सारी बातें ट्रंप ने की है। तो ट्रंप की अपनी पोजीशन अभी इतनी कमजोर है कि वो रोज नए नए बयान देता रहता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो गया, वो हो गया, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं। ईरानियों ने बोला कभी भी, मुबारक साहब ये फाइनल है उनका, कभी भी कोई मुआहदा नहीं करेंगे जब तक हमारे 7 पॉइंट्स जो हैं और बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर 100% ये अमेरिका जो है वो एग्री नहीं होगा, तब मुआहदा होगा, वरना अमेरिका और हमारी जंग होगी और हम जंग के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, ये आपका रशियन वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में पुतिन ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो सिर्फ इसको यूक्रेन के सदर को और उसकी एरिया में मारता जा रहा है, उनको जो उनके बस में है इससे ज्यादा मार रहा है। लोगों ने बोला, अमेरिकन प्रेस, बड़े बड़े एनालिस्ट ने, कि ये जो यूक्रेन का सदर है ये बिल्कुल उसी पागलपने का दूसरा हिस्सा है, शक्ल है जो ट्रंप ने किया है, और वो अपने इस पागलपने की वजह से आज मार उसने खाई है, फायदा मुल्क गंवा दिया है, लाखों दुनिया मरवा दी, लाखों दुनिया बाहर सड़कों पे बेचारे पढ़े लिखे लोग बाहर धक्के खा रहे हैं। ये इस सदर की वजह से, ये जो यूक्रेन का सदर है ये समझ में नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ कह रहा था ट्रंप को वो नोबेल प्राइज दे दो, ट्रंप ये ग्रेट लोग हैं ये दोनों। अच्छा, पूरी दुनिया ट्रंप को कहती है, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे। और ये जनाब तारीफें कर रहा है, वो जो हमारे अभी सर ने भी तवज्जो दिलाई उन लोग जिनको पूरी दुनिया, जिसको ट्रंप को लोग कह रहे हैं ना कि पागल है, बेवकूफ़ है, ये गधा है, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं कह सकते ये अल्फाज। और वो फिर जिनकी वो तारीफ कर रहा है, वहां से आप अंदाजा लगा ले कि कहने वाला कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर अस्सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। एक आजकल सोशल मीडिया पे शज़ान के बारे में, जी हाँ, उलमा बड़े खुल के मैदान में आए हुए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछेंगे कि लोड शेडिंग का क्या हाल है वहाँ पे इस वक्त। सर ये बताइए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4-5 दिन से जो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही थी, 4 घंटे का कह के 10 से 12 घंटे, 1 घंटे के बाद 2 घंटा या बाद जगहों पे 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट आ रही थी। उसके बाद कारोबारी हजरात के अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई गई और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया और जाके वज़ीर अपने नुमाइंदगान के जरिए वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जाके इस्लामाबाद में वहाँ पे मुलाकात की और ये कहा कि वज़ीर पानी और तवानाई और बिजली से मुलाकात की, अवैस लगानी से उनको कहा कि हमारे यहाँ पे कारोबार के लिए पहले लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऊपर से कारोबार है नहीं है और ऊपर से आप लाइट भेज देते हैं, इसलिए हमारा गुजारा नहीं है, हम अपनी ट्रेड और बाकी काम के लिए बहुत मुश्किलात का हमें सामना। अगर आप यही सिचुएशन रहेगी तो हम आपको टैक्स अदा नहीं करेंगे। और इस धमकी के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको आज का दिन सिर्फ आज 24 घंटे हमें आप दे दें, उसके बाद जो है ये सिचुएशन जो है बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद से अब 3 दिन हो चुके हैं कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार लाइट जाती है 1 घंटे के लिए, बाकी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी वो खत्म हो चुकी है और जो लोगों को पिछले 5-7 दिन से परेशानी थी तो अब उसका तदारुक हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी आई है, कोई डीजल में कमी आई? जी बिल्कुल, जो जिस हिसाब से बढ़ाया गया था उस हिसाब से तो कमी नहीं आई, लेकिन मामूली सी कमी जो है 30 रुपए 25 रुपए के हिसाब से जैसे वो चार्ज करते हैं कमी लाई गई है। अब जो कारोबारी जो ये ट्रांसपोर्टर है या जो ट्रेन के किराए हैं, जो हवाई जहाज के ऊपर सफर करने वाले हैं, उसके अंदर जैसे एकदम बढ़ोतरी हो जाती है 25-50%, 70%, 80% किराए बढ़ा दिए जाते हैं। अब 30-25 रुपए के हिसाब से जब उसे कम किया जाता है तो उसके अंदर वो कमी बात थी और फिर जो उसका
फीड बैक है वो वापस उसी तरह नहीं आता। तो अब दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि आपका गुरबत खोलने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब तेल की सिचुएशन बेहतर हो रही है, तो आने वाले चंद रोज में उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के जो आखिरी हफ्ता है उसके अंदर जो है मजीद तकरीबन 100 से 120 रुपए 50 रुपए तक कमी आ जाएगी, जिससे तरीके से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल में कमी आई है। तो उसके बाद जो है हम अपने वहाँ आपको मजीद रिलीफ दे देंगे। अच्छा सर, ये बताइए पाकिस्तान में रोजाना हम भी इस पे प्रोग्राम करते हैं और लोग भी करते हैं, ये पीरी फकीरी लोग अपनी बीवियां बच्चियां पीरों के पास छोड़ आते हैं। ये क्या वाकया पेश आया ये 13 साल लड़की के साथ? जी बिल्कुल, ये जो है 13 साल लड़की का एक वाकया है। ये सक्कर के नोआही गांव में एक मियाँ बीवी थे जिनको बहुत ज्यादा अकीदत थी अपने बुजुर्गान से, जो पीर साहब थे। तो उन्होंने पीर साहब जो है उनसे मुलाकात की और बाद में पीर साहब जो है वो हफ्ता 10 दिन 12 दिन के घर भी आकर रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी बेटी को उनकी खिदमत के लिए जो है वहां पर महसूस कर दिया कि मेरी जो बेटी है 13 साल की, वो पीर साहब की खिदमत करेगी, खाना भी देगी, चाय वगैरह और बाकी जो काम है वो जो है वो उसकी खिदमत करेगी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 4 से 5 दिन के बाद वहां पर ये मालूम हुआ कि पीर साहब चले गए हैं, पीर साहब चले गए हैं। और पीर साहब के जाने के बाद लड़की भी जो है वो गायब है। तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, और पुलिस में चले गए, उनको जाकर उन्होंने बताया कि ये वाकया हुआ है। तो वहां से फिर उनको ये पता लगा कि एक सफेद गाड़ी पे पीर साहब आपकी बेटी को बैठा कर ले गए हैं। तो उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने 376 की जो FIR दर्ज कर दी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मेरी 13 साल की बेटी को पीर साहब ने वर्गला आकर जो है हरामखोरी की नीयत से अगवा करके ले गए। अच्छा, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वहां पे इन चीजों में कमी क्यों नहीं आ रही? आज सोशल मीडिया का दौर है, रोजाना इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहती है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पीरी फकीरी सब ड्रामा है, ये सब झूठ और फरेब है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह है कि ये सब एक झूठ है, पीरी फकीरी। ये जो सादा लोग जो होते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा सादा लोग हैं। उनको ये पीर फकीर गुमराह कर देते हैं, उनको तस्वीरें पढ़ के उनको डरा धमका के उनको अपनी असल रसूख दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालीम का म्यार उस तरह का नहीं है। जो हमारी आबादी है उसमें से 15 से 20% लोग पढ़े लिखे, बाकी 70 से 80% लोग जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है और अपनी जो गुर्बत वाली जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। तो उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि ना उनको दीन का इल्म है, ना उनको दुनियावी और मुईशत के मतलब इल्म होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके असर में जल्दी आ जाते हैं और उसके बाद ये आए रोज वाकयात होते हैं। कभी यहाँ पर लड़की को कर ले जाती है, कभी यहाँ पर कोई ज्यादती कर लेता है, कभी यहाँ पर कोई गैंग रेप हो जाता है। तो बेदार अभी जो है वो बहुत ज्यादा इस माशरे में फैल चुकी है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये काम मजीद तेज होता जा रहा है या इसमें तेजी आती जा रही है, कानून का आपने कानून के ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है वो अपनी हरकत में नहीं आता। और अगर कानून सही तरीके से अफराद को गिरफ्तार करे और अदालत फैसला करे तो फिर तुम्हारा किसी की जरूरत नहीं होगी कि किसी लड़की के साथ ज्यादती की जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर बासर अफराद जो है वो जब पकड़े जाते हैं तो वो रिश्वत देकर या सिफारिश करवा कर या रोक डाल के वहां से छूट जाते हैं। और गरीब आदमी जिसकी बेटी के साथ ज्यादती होती है वो सारी जिंदगी वहीं पर ही शर्मिंदगी के साथ रहने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कानून यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कानून जब तक मजबूत नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, तब तक ये वाकयात जो है वो चलते रहे। अच्छा, वो ननकाना साहब वाला केस में देख रहा था, अभी भी वो एहतजाज कर रहे हैं, पता नहीं कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं, वहां से कोई है आपके पास इत्तला? जी बस वो एक बंदा जो पहले गिरफ्तार था वो ही है, उसके साथी जो बाकी थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और वो पुलिस जो है वो रवायती जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लड़की के जो वालिद है उसने ये बारहा एक प्राइवेट टीवी चैनल को भी बयान दिया है और उसने यही कहा है कि जो पुलिस है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही। और हमें ये लग रहा है कि पुलिस ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो कोई ऐसा साजबाज की हुई है कि अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो उनकी फौरी जमानत हो जाएगी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और गरीब आदमी उनकी दाद नसी करने वाला कोई भी नहीं है। तो लगा है MPA साहब आए थे कुछ देर के लिए या मुकामी साहबी जो आए थे, उसके बाद वो चले गए। लेकिन पुलिस जो है वो इस चीज को देखती है कि वो अगर मेरिट पे काम करे तो फिर मुलजमान को 24 घंटे में गिरफ्तार करके इसका अदालत में चालान जमा कराया जाता है। यहाँ पर बदकिस्मती के साथ एक 2-2 महीने तो बंदे पकड़े नहीं जाते। और अगर वो पकड़े नहीं जाते तो नई पार्टी जो होती है वो पैसे देकर रिश्वत, भारी रिश्वत देकर वो कह देते हैं कि वो बंदा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और इस तरह वो केस को लंबा करी जाते जिसके बाद बिल्कुल एक वक्त आता है कि मुद्दई और मुद्दा दोनों पीछे हट जाते हैं। अच्छा, मरियम ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, किसी लड़की की डकैती हुई है तो 8 घंटे में लोगों को पकड़ लिया जाए। अब एक के लिए तो मरियम ऑर्डर जारी कर सकती है, दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकती जी?
जी बिल्कुल इसी तरह है। ये एक लड़की जो थी वो अपनी स्कूटी के ऊपर जो है वो अपनी सोसाइटी पे से जा रही थी, तो वहाँ पे जो साथ दो लड़के थे वो फौरी तौर पे उसके पास आए और उसका फोन छीन कर, तो वो सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है। उसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर उस मोटरसाइकिल सवार लड़के को भी जो और जिसने वो फोन छीना था उसको भी गिरफ्तार कर दिया, और इस वाक़े के अंदर जो है वो एक गोली लगी है जिसकी वजह से लड़का जख्मी है और इस वक्त वो जिला हॉस्पिटल में दाखिल है। तो कोशिश यही है कि हर चीज का नोटिस लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लाहौर शहर में वाक़यात होते हैं सिर्फ वज़ीर आला उसका नोटिस लेती है। जो मदाफात के इलाके हैं, ननकाना साहब, शेखुपुरा, ये नारवाल हो गया, इन इलाकों में जो वाक़यात होते हैं वहाँ पर भी वज़ीर आला पंजाब को वही कानून रखना चाहिए जो लाहौर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वहाँ पर भी कोई वाक़यात होता है तो उसके लिए भी वही कानून के तौर पे 24 घंटे का टाइम देना चाहिए, ताकि वहां पर भी जो है मुलजमान को पकड़ के कार्रवाई की सजा दी जाए। सर, ये मजहबी नफरत जो पाकिस्तान में चलती है, सोशल मीडिया पे दोबारा एक प्रोपेगेंडा आपने भी देखा, हमने भी देखा। शज़ान के मतलब उलमा कह रहे जी ये अहमदियों की है और इसका बाइकआउट किया जाए। थोड़ी सी तफसील बताइए कि शज़ान आजकल किसके पास है और कौन चला रहा है, ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए। जी बिल्कुल, शज़ान के मतलब यही था कि ये जो है ये एक कादियानियों की प्रोडक्ट्स है शज़ान की, और इसके बाइकआउट किया जाए। दुकानों के ऊपर इश्तिहारात भी लगाए जाते रहे हैं कि ये शज़ान की जो बोतल है, शज़ान के जूस है, इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है इनके जो मालिक है वो कादियानी है, तो इनके लिए इन चीजों को खरीदना जो है वो बायत कुफ्र में आ जाता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये आज से बहुत अरसा पहले जो है इनके जो मालिक थे उनका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ था, मुनीर नवाज और शाह नवाज, और वो देर इसको चलाते रहे हैं। उसके बाद एक वक्त आया कि ये इसकी जो ओनरशिप है वो जो है इस वक्त तब्दील हो चुकी है, और ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि जो इसकी ओनरशिप है वो कराची के एक अहले हदीस है और उनके पास चली गई है। अब इसके जो ऑनर है वो उनका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ नहीं है, और लेकिन बहरहाल जो इनके देर में एक बात बढ़ा दी गई है कि वो शुरू से ही जो मुनीर नवाज और शाह नवाज जो है उनके पास थी, और वो हालांकि वो वफात पा चुके हैं, उनकी जो बाकी फैमिली है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो है अब भी जो है वो चल रही है। लेकिन ये कहा कहना कि जी वो उसको रन कर रहे हैं, ऊपर जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या जो कराची में हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं उनका तल्लुक जो है वो एमडी कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि वो जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक वो अहले हदीस जो है वो फिरका से तल्लुक रखते हैं। अब इनका कोई भी तल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के जो है वो उनकी मार्केटिंग को खराब किया जा रहा है। बल्कि उनकी तरफ से भी एक दो दफा इस बात का इजहार किया गया था कि आप इसका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ नहीं रहा, अब इसको हम रन कर रहे हैं और हम इसको लेके आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी चल रही है। लेकिन लोगों में शज़ान की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी है और मकबूलियत भी है और उसका म्यार भी है, तो ये जानबूझकर उसी बात को जो आज से 15-20 साल पहले चलती रही है उसी बात को लेके चल रहे हैं कि जी अभी उसको चला रहे हैं। हाँ, जहाँ तक वर्कर्स की बात है वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो अगर उसमें कोई वर्कर एज अ वर्कर काम कर रहा है अपनी कम्युनिटी का शख्स, तो उसके लिए ये नहीं है कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी जो है वो भी अपनी कम्युनिटी से तल्लुक रखती है, लेकिन ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी तरह मैदान के मुताबिक भी कहा जा रहा है, आपको बताता चलूं कि मैदान आयल जो है उसके मुताबिक भी ये बार बार कहा जा रहा है कि वो भी जो है कादियानी जो है उसको रन कर रहे हैं और कादियानी कम्युनिटी के अफराद जो है उसको चला रहे हैं, उसके खिलाफ भी बाइकआउट किया जाए। तो ये एक बाकायदा सोशल मीडिया पे एक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि इनकी प्रोडक्ट्स को रोका जा सके, इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स हो। सर, लोग वैसे शज़ान पीते हैं, इनके कहने के इतनी ये मार्केटिंग करते हैं कि इसका बाइकआउट करो, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीदते हैं शज़ान। जी बिल्कुल, शज़ान खरीदते हैं, और मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे, और सेक्रेटरीट में जो है होम डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, तो उसमें जितने मीडिया पर्सन वहां बैठे हुए थे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटा 1.25 घंटा जारी रही है, उसके बाद जब वहां पर जो जूस वगैरह दिया गया तो वो सब शज़ान के जूसेस दिए गए थे और शज़ान की बोतलें वहां पर बेच की गई थी। अब आप ये देख रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा अदारा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करता है, वहां पर जो है तमाम सहाफियों को जो बाकी के जो उनके सेक्रेटरी आना सबको शज़ान के जूस दिए गए थे। शज़ान एक बिल्कुल बहुत ज्यादा मशहूर और एक फेवरेट जो है वो एक इनका ब्रांड है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन बस वो एक टैग जो है इनके ऊपर लगा दिया गया है और उसी टैग को वो लेकर बार बार इसी को चलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। हालांकि इनकी अपनी जहाँ पर मीटिंग होती है, जूस होती है, देते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रायोरिटी के ऊपर चीज इस्तेमाल होती है वो शज़ान जूसेस। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा, ये इसलिए आज
आपको बताया कि मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, बार-बार इसका जी तवज्जो दिलाई जा रही कि शज़ाम का बॉयकॉट कर दो। अब तफ़सीलात आपके सामने रख दी गई है। दूसरी बात है कि अगर अहमदियों की भी शज़ान हो या कोई भी कारोबार हो, तो वहाँ पे मिलावट नहीं मिलती आपको, वहाँ पे आपको खालिस चीज़ें मिलती है। आप उलमा को, ये खुद शज़ान ही पीते हैं उलमा जो, दूसरों को मना करेंगे, जो खुद वो करते हैं वो आप सबके इल्म में है। लेकिन क्योंकि एक इंतशार फैलाना लोगों के लिए तकलीफ का बायस ये उलमा बन रहे हैं, नाम है ख़त्म नबूवत, और ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने पेश कर रहे हैं कि शर्म आती है कई दफ़ा देखकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मैंने एक और चीज़ थी कि चनाब नगर रबुआ में एक साहिवाल रोड पे जो रेप का केस है, गैंग रेप, अभी तक उसकी हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर किसी के पास हो, क्योंकि वहाँ की पुलिस के मुतल्लिक़ भी लोग कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। अगर पता चले कि किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है जी कि इसराइल चाहता है कि यूरोपीय ममालिक मिलकर जंग में शामिल हो जाएं और ईरान को ख़त्म किया जाए। इस बार काफ़ी तल्लुकात इसराइल के साथ ख़राब हो गए यूरोपीय ममालिक के। चीमा साहब, यूरोप जंग में शामिल तो नहीं होगा, मगर इसराइल से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जी मुबारक साहब, ये पहला मौका है, चले देर आए दुरुस्त आए, कि यूरोप को भी एहसास हो गया इस बात का, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुसलमानों का तो बात ही छोड़ देना कि मुसलमान हुक्मरानों से तो ये तौफीक नहीं हुई, कि वो तो खैर मुनाफिक के दर्जे पे इंतहाई पे पहुंच चुके हैं। अगर यूरोप को ये तौफीक हुई है कि पहली दफा खोल के किसी ने इसराइल की मजम्मत की है और इसराइल को पहचाना है कि वो कितना बड़ा दहशतगर्द है और कितना इस मुल्क के पूरी दुनिया के लिए जो दर्द-ए-सर बना हुआ है, ये एहसास हो गया है। और इसका क्रेडिट सारे का सारा जो है ना, वो स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म को जाता है, जिसने इनिशिएटिव लिया था। और अब जो है ना, आवाज उठनी शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि यूरोप कभी ये जो है ना वो गलती नहीं करेगा। यूरोप वाले बड़े मोहतात हैं और वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि इसराइल के साथ मिलके ईरान को तबाह करने के लिए निकल पड़े घर से। ये मेरा ख्याल है इसराइल की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर इसको अपनी जमा यूरोप वाले नहीं पहनाएंगे, वो इतने बेवकूफ नहीं है। जी अच्छा सर, ये जो हालात मौजूदा नजर आ रहे हैं, क्या देखते हैं कि कौन सी गेम फिक्स की जा रही है? एक तरफ बातचीत का अमल तो जारी है। अभी पहले बताया जा रहा था कि सदर जो अमेरिकन है वो खुद पाकिस्तान जाएगा। अब बताया जा रहा है कि कोई वो अपना वफद भेज रहा है। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी अर्ज किया था कि मुल्क दोनों, ईरान और अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ईरान भी निकल जाना चाहता है इससे और अमेरिका भी निकलना चाहता है, मगर दोनों की मजबूरी ये है कि दोनों इज्जत से निकलना चाहते हैं, क्योंकि फतह तो ईरान की हो चुकी है। अब अमेरिका को शिकस्त कबूल करके नहीं निकलना, अमेरिका को फतह से हमकनार होकर निकलना चाहता है। वो भी एक पॉलिटिकली बयानिया बनाना चाहता है। वो लाजिम बात है, ईरान की भी समझ बूझ यही है कि इतनी जो उसने मार खाई है उसका भी बयानिया कमजोर ना हो। तो सूरत हाल सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात तो आज नहीं कल कामयाब हो जाएंगे, थोड़ी मोटी झड़कें भी होती रहेंगी, काम आगे चलता रहेगा। हो सकता है ये 3 दिन के बाद जो फीस वगैरह फिर एक्सटेंशन हो जाए। असल मामला क्या है कि ट्रंप की बेवकूफियों ने ये मामला प्रोलॉन्ग किया है। अगर ट्रंप बेवकूफ ना होता, फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना होता या अपनी बातों पे कायम रहता, हर 1 घंटे बाद वो अपना बयान बदल देता है, तो वो शायद इस जंग से बहुत पहले निकल चुका होता। मगर अब वो इतना फंस चुका है कि अपने ही दिए हुए बयानात में उसके तजादात है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसे जो है ना कई दफा सुस्ती होती है और वो परेशानी में फैसले गलत करता जा रहा है। हालांकि अमेरिका निकलना चाहता है इससे, कि उसको इसमें दोनों नुकसान हैं। अमेरिका के डॉलर को नुकसान है कि सुपरमेसी खत्म हो जाएगी डॉलर की, और दूसरा ट्रंप को नुकसान है कि वो पॉलिटिकली तौर पे जीरो हो जाएगा।
जीरो ना हुआ तो 30% रह गया है अवाम के अंदर मकबूल, वो मकबूलियत खत्म हो जाएगी और कहीं इम्पीचमेंट ना हो जाए। मैंने आपको कहा था ना कि पहला सदम तो होगा जो टेन्योर पूरा नहीं कर सकेगा। अगर वो इस जंग के अंदर फिर गलतियां दोहराता है या जंग के अंदर कूद जाता है या हमला कर देता है दोबारा, तो इसका मतलब है उसका अदालत में चैलेंज हो जाएगा कोई ना कोई उसके पास। लेकिन रूस ने तो खबरदार कर दिया कि एक खतरनाक हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के ऊपर। देखिए ठीक है, रूस ने अपने तौर पे बयान दिया होगा। मेरा अपना तजिया है कि खतरनाक हमला जो है ना, इसकी सिर्फ धमकियां ही हैं, करेगा नहीं, क्योंकि अब खतरनाक हमला करना अमेरिका के बहुत सारी परेशानियां मोल लेगा और अमेरिका के लिए दर्दसर बनेगा और अमेरिका की सुपरवेसी को चैलेंज हो जाएगा, डॉलर का सवाल शुरू हो जाएगा और ये चाहता नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर ना रहे और कोई दूसरा पावर पैदा ले जाए। चाइना अभी तक खामोश है। चाइना का बयान अगर इस तरह का रशिया की तरह आए तो उसको मैं अहमियत दूंगा, वो ठोस समझूंगा। रशिया तो ठीक है, शुरू दिन से खुला भी लोगों को पता चल रहा है कि वो ईरान की मदद कर रहा है, मगर ये जो बयान उसने दिया उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी लाजमी कोई ना कोई, या सियासी बयान। चीमा साहब वहां पे फौज क्यों इकट्ठी कर रहा है? नहीं करेगा अमेरिका वहां पे फौज क्यों इकट्ठी कर रहा है? ये सिर्फ थ्रेट है ईरान को दबाने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए। मामला सिर्फ ये है कि वो चाहता है कि हम जो है ना वो दुनिया को बता सके कि हमारा कंट्रोल है आप नए हरबस के ऊपर। वो अपना कंट्रोल तो सल्लत कायम रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर वक्ती तौर पे अब जो सूरत बन चुकी है, ये मेरे पहले भी में रिकॉर्डिंग में है कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका चंद दिन के लिए किसी जजीरे पे कब्जा कर भी लेता है, आपने हरबस में कब्जा कर भी लेता है, तो ये सस्टेन नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान को छोड़ेगा वो छोटी मोटी फायरिंग भी उसको एक मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। तो इसलिए ये सस्टेन नहीं कर सकेगा कब्जा। अब अमेरिका चाहता है उसकी, वो कहते हैं राग लाप रहा है और वैसे उसके पानी मुंह में आ चुका है कि ये बड़ा माल वाला सौदा है, उसको यहाँ भी पैसे नजर आ रहे हैं, तो वो वहां से हथियार लेगा, यहाँ पे जी लेगा। सॉरी, तो ये सोचा है। लेकिन जो स्पीकर हैं ईरान के, वो अब पाकिस्तान पे भी इत्मीनान नहीं कर रहे, उनकी बातों से लग रहा है। उनका कहना है कि जो पैगाम दिया जाता है उसे उसी तरह पहुंचाया नहीं जाता, और हमारे जो आप क्या कह सकते हैं, जो पैगाम रसानी के लिए डाकिया का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, कोई नाई का इस्तेमाल कर रहा है और भागदौड़ लगी हुई है, तो अगर ईरान उन पर इत्मीनान नहीं कर रहा तो मुज़ाकरात में किस तरह होंगे? ये बात आपकी ठीक है, 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि ईरान को इस बात की तशवीश है कि इसलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए कि मैंने वो एक घटिया सा आपको मिसाल सुनाई थी कि चौधरी को सालसी के लिए सारे गांव से कोई बंदा नहीं मिल रहा था, तो उसने वक्ती तौर पर मरासी को कहा कि चल यार तू आ जा। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा जी, मैं इसका नहीं होगा, तू मुझे बस अपने घर में इंतजाम कर, अल्लाह ने खैर सलाह। अब वो मरासी के पास पैसे भी नहीं थे उनको अपडेट करने के लिए, उसने मांग के कर्ज कहीं से उनको चाय पानी का इंतजाम किया, और अब वो पुलिस मारा था कि लोग ये हैं कि मरासी सुलह करा रहा है। हालांकि मरासी का किरदार तो कोई नहीं था, सिर्फ जगह तलाश करनी थी। वो चौधरी के पास जगह नहीं थी, कोई उसको सारे गाँव में मुंह नहीं लगा रहा था, तो उसने जगह तलाश करनी थी, मरासी को इस्तेमाल कर लिया। तो हमारा क्या है, क्या पीती का शोरबा, हमारी औकात नहीं है कोई भी, ना हमारी कोशियत है, सिर्फ हमें भी इमरान खान से खतरा है, अपने इक़्तिदार को हमने दूर देना है, तलवे चाट रहे हैं। अभी खबर आई है, पता चला है कि पहले सेना होटल, अभी मैरिट होटल को खाली करा लिया गया है। 3 बजे तक सारे उनको कहा गया है कि निकल जाओ, सारे जो भी ठहरे हुए लोग, वो मैरिट होटल में सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। पिंडी बंद कर, इस्लामाबाद बंद कर दी गया है, मेट्रो बंद कर दी गई है, सारे डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने भी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी ऐलान कर दिया है। अब तो सारी बातें बाहर आ गई हैं कि ये मंगल बुध तक कुछ ना कुछ होगा, मगर मुज़ाकरात कामयाब इसलिए नहीं हो सकते पूरी तौर पे, ये डाउट है जो बंदा दरमियान में है ना, यानी जैसे वो बंदा ठीक नहीं है। इसके मुतल्लिक पहले भी यही खबरें थी, फौज के अंदर भी हमारे फील्ड मार्शल के बारे में यही कहा जाता है कि ये बंदा जो है ना ये बेतबारा है। तो अब दुनिया के लेवल पे ऊपर तो ये इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह ने देनी होती है। वजाहत नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है और अब जलालत किसके मत्थे में आ रही है ये भी दुनिया को पता चल रहा है। तो बहरहाल हमें सबक सीखना चाहिए, मगर हम सबक नहीं सीख रहे। नहीं तो कोई और मुल्क क्यों नहीं दावत दे रहा? चीमा साहब और भी तो मुल्क है यहाँ पे
یورپ کے اسپین ہے، اٹلی ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے والے ہیں، وہ اعلان بھی کر رہے ہیں، تو ان ممالک میں کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی؟ ہاں، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ امریکہ کے وہ ٹرمپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ امریکہ میں قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی کسی بات کے اوپر وہ اسٹینڈ کیسا لیں گے، کل کو وہ کیا گارنٹی دیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نہیں تو پاکستان کی گارنٹی مان لے گا جب تک چائنا گارنٹی نہیں دے گا کہ یہ معاملہ صحیح ہے. سر پاکستان کی گارنٹی کیا مانگی جائے گی؟ پاکستان کے پلے ہے کیا جو گارنٹی مانگے؟ یہ تو کسی قوم پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کیا کرے گا؟ نہیں ہمارے پاس کہہ سکتا ہے مجبور کے تو نے یہ بات کی تھی، اس پہ کیمرہ ہے، نہیں وہ کرے گا. یہ چائنا ہے ایک ملک ایسا جو گارنٹی میں آ جائے تو ایران کو بھی قابل قبول ہوگا اور مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز چائنا کے علاوہ کوئی ملک جو ہے اس وقت وہ تو ٹرمپ کے اوپر اعتبار ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ صورتحال نہیں، یہ ویسے مذاق والی بات نہیں کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. تو ٹرمپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے گریٹ فیلڈ مارشل شہباز شریف، تو ساری دنیا کہہ رہی ٹرمپ جھوٹا انسان ہے. یہاں تک کہ ایرانی اسپیکر نے بھی کہا کہ اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتا ہے. تو جو بندہ فضول بات کر رہا ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ صورتحال ہے نا کہ گاؤں کے چودھری کو سارے گاؤں سے بندہ نہیں ملا تھا کوئی بھی. اس نے چلے وہ تو ہو گیا. کم سے کم ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا چائے پڑنے کا انتظام کر دے، تیرے گھر میں ہم یہ مقدمہ رکھ دیتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ ٹرمپ بے اعتبار ہو چکا ہے. یہ ایران اس پہ ایران کی پوری دنیا اس کے اعتبار کرنے کی میں سوچ نہیں سکتی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چائنا جیسا ملک اگر گھنٹی میں آ گیا تو یہ کام بن جائے گا. ادروائز لگتا نہیں ہے، یہ ٹھس ٹھس ہوتی رہے گی، یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اس طرح جو لولی پاپ ٹرمپ دیتا رہے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا کہ کیسا نکل سکتا ہوں. شاید پھر ایک اسٹیج پہ آ کے ایران جو ہے نا کچھ لوگ کچھ دو کے معاملے پہ ان سے کوئی تعاون کر لے، اور البتہ ابھی تک تو وہ تعاون نہیں کر. اچھا، آخر پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کہتا ہے جی ہم اپنے جو بھی ایٹمی اثاثے ہیں کسی صورت بھی کسی ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں. امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ محفوظ ہمارے ملک میں ہماری یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور ٹرمپ کی طرف سے بار بار بیان آ رہا ہے جی وہ ایگری ہو گئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آخر پہ؟ ہمارے بھی راج ٹپک رہی تھے نا. ہمارے بھی جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب یہ چاہتے تھے کہ چلو وہ ہمارے حوالے کر دو، اور اس پہ اعتبار کون کرے؟ ہماری راج بھی اس پہ ٹپک رہی تھی. تو یہ ٹھیک ہے اگر اسی موقف پہ اوپر ایران قائم رہا تو ایران کی اس میں پتہ بھی ہے، ایران کی اس میں جو ہے نا عزت بھی ہے، اور ایران کا اس کے اندر پاور شو بھی ہے. اگر اس بات کے اوپر ٹکا رہا تو پھر جو ہے نا امریکہ کو ہر حالت میں ایران کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اگر امریکہ کو اس وقت سرنڈر نہیں کرنے دے رہا تو وہ بھی اسرائیلی ہے، اور نہ کہ یہ کبھی کا سرنڈر کر چکا ہوتا، کبھی کا بات مان چکا ہوتا. یہ اسرائیلی ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے نا کبھی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے، کبھی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے. یہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، ان کے مذاکرات کامیاب ہوں. اور یو اے اسرائیل اور یو اے دونوں بندے اس وقت شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اوکے، یہ بات آخر والی بڑی نوٹ کرنے والی ہے اور زبردست ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.